फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी इवोल्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक था 7.3 व्हाट आर द एविडेंस ऑफ फॉर इवोल्यूशन। तो जो इवोल्यूशन हुआ उसका क्या एविडेंस है वही सब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो इवोल्यूशन जो है एविडेंस इसका क्या है। ये ऐसा तो नहीं है कि इवोल्यूशन जो है 2-3 साल 3-4 साल 1-2 साल में हो गया। इवोल्यूशन के लिए कहीं सदियाँ मेनी क्वार्टर्स लगे, बहुत सारा मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा, तब जाके इवोल्यूशन से होते होते लाइफ फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या एविडेंसेस है, तो सबसे बेस्ट एविडेंस जो है फॉसिल्स है। रॉक में जो फॉसिल्स वगैरह प्रेजेंट होता है, किसी भी फॉसिल्स को अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो जो जैसे कि कोई भी लाइफ फॉर्म होगा जो उसका हार्ड पार्ट होगा वो रॉक में दबा होगा। ठीक है, चट्टान वट्टान में दबा होगा, तो उससे ही हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब एक वर्ड आता है सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होता है, देखो इसमें क्या है ना कि जो रॉक फॉर्म सेडिमेंट मतलब जो चट्टानें होती है, जैसे मान लो आज से 500 साल पहले ये चट्टान बनी। ठीक है, ये चट्टान बनी तो वो अपना एक लेयर बना लिया। ठीक है, तो इस ए चट्टान यानी ए सेडिमेंट वाला लेयर में जो लाइफ फॉर्म हुआ था उसका मान लो एक्स हो गया। ठीक है, फिर 500 साल बाद नेक्स्ट 500 साल बाद फिर नया चट्टान बनी, नया लेयर बना, तो वो बी, उसका क्या नाम होगा, बी हो गया। तो उस पर जो लाइफ फॉर्म आया वो एक नया आया। तो इसमें कह रहा है कि अगर हम अर्थ क्रस्ट को काटते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट को क्रॉस सेक्शन उसका अगर हम काटते हैं तो सेडिमेंट का जो लेयर होगा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उससे हम उसका एज पता कर सकते हैं। ठीक है, कि ये रोग का कितना एज होगा, इससे हम पता लग सकता है। इसी से हम ये बता सकते हैं कि लाइफ फॉर्म का भी एज कितना हुआ होगा, उस डिफरेंट लेयर में कितने कितने लाइफ होंगे और उसका क्या क्या एज हुआ होगा। ठीक है, कुछ जो है मतलब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में डायनासोर की बात करते हैं, तो डायनासोर जब एक्सटिंक्ट हुआ तो ऐसा कैसे हमें पता चला डायनासोर का, जैसे कुछ फॉसिल्स मिले, स्केलेटन वगैरह, जो हड्डी वगैरह जो थी, बोन्स वगैरह जो पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया। ठीक है, वो सब हमें मिले, तो उससे हमें पता चलने लगा कि हाँ मतलब कुछ फॉसिल्स इसका रह जाता है। जो ऐसा जीव डायनासोर जैसा जीव पहले डायनासोर जैसा स्पीसीज पहले वर्ल्ड पे रहता था, धरती पे रहता था। ठीक है, अब हम अगर फॉसिल्स का स्टडी करते हैं डिफरेंट लेयर में, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट। मतलब अगर हम सेडिमेंट्री लेयर को हम स्टडी करते हैं तो उसमें जो लाइफ फॉर्म रह रहा था उसका भी हमें आइडिया मिलता है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा जियोलॉजिकल हिस्ट्री पीरियड में वो लोग रह रहे थे, वो स्पीसीज रह रहा था। ठीक है, तो ये जितना भी एविडेंस है इस सब को क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आया था अर्नेस्ट हैकल। उसने एम्ब्रोलॉजिकल बहुत ज़्यादा स्टडी किया और उसका ये मानना था कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं सब में एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ स्टेज कॉमन होती है। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल का ये मानना था, ये उसका ये ऑब्जर्वेशन था कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ ना कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ ना कुछ पार्ट फीचर्स जो होता है कॉमन होता है। ठीक है, जो कि अडल्ट में एब्सेंट हो जाता है फिर। ठीक है, एग्जांपल के लिए उसने बताया कि सभी वर्टिब्रेट में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग को भी लेते हुए कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसके गिल स्लिट उसमें प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग में। मतलब अर्नेस्ट हैकल का यह मानना था कि एम्ब्रियो स्टेज में ह्यूमन में भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है, हेड के पीछे, जस्ट बिहाइंड द हेड पीछे। और ये लेकिन ये मतलब एडल्ट होने के बाद सिर्फ फिश में ही फंक्शनल होती है, बाकी किसी में नहीं होती है। ऐसा इसका मानना था कि जो एम्ब्रियो में होता है वो सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स रहता है। ठीक है, जिसने बाद में एक साइंटिस्ट आया कार्ल अर्न्स्ट बेयर, जिसने इसको डिस्प्रूव कर दिया। ठीक है, उसने ये साफ साफ कह दिया कि एम्ब्रियो जो होता है वो कभी पास आउट नहीं होता है अडल्ट स्टेज में। ठीक है, एम्ब्रियो किसी भी एनिमल का किसी भी दूसरे पास आउट नहीं होता है, एम्ब्रियो नेवर पास। ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल्स। उसने इस क्लियर कर दिया कि नहीं, एम्ब्रियो कभी पास आउट नहीं होता है अडल्ट स्टेज में। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक जो है इसमें ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है 7.3, ये थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें जो है काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशंस दिया गया है।
तो इसमें हम कुछ बात करेंगे, ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे, कुछ वर्ड है, होमोलॉगी हो गया और इसके बाद डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस हो गया, एनालॉगी हो गया, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी मतलब एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बेस पे हम कोशिश करेंगे डिफाइन करने का कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे कुछ एग्जांपल इसमें एनसीईआरटी में बताया गया है, व्हेल को ले लो, बैट्स को ले लो, चीता, ह्यूमन बींग को भी ले लो, उसका जो फोरलिम्ब का पैटर्न है लगभग सब में सेम है। मतलब ह्यूमन्स का, चीता का, बैट्स का, व्हेल्स का जो फोरलिम्ब का पैटर्न है लगभग सिमिलर है, ठीक है। लेकिन परफॉर्म तो सब अलग अलग कर रहा है ना, परफॉर्म अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन परफॉर्म अलग अलग कर रहा है, तो मोर्फोलॉजिकल डिफरेंट है। ऑल ऑफ देम है, जैसे कि सबके पास ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फ्लेंजिस सब में है। तो जितने भी फोर लिम्स है सब इंटरनली सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन सेम स्ट्रक्चर है, डेवलप डिफरेंट डायरेक्शन। बट अडेप्टेशन के कारण, मतलब जिसका जिसका बिहेवियर जहाँ जहाँ जैसे रहने का है उसके हिसाब से उसने अडेप्ट कर लिया, डिफरेंट डायरेक्शन में अडेप्ट कर लिया है। तो इस एवोल्यूशन को, मतलब इंटरनली स्ट्रक्चर सेम है लेकिन मोर्फोलॉजिकली ड्यू टू अडेप्टेशन, ड्यू टू डिफरेंट अडेप्टेशन, डिफरेंट नीड की वजह से उसने अपना जो है मोर्फोलॉजिकली चेंज किया। तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, इस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। और जो स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस। तो होमोलोगस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होमोलोगस क्या इंडिकेट करता है, कॉमन एंसेस्ट्री इंडिकेट करता है। और दूसरा एग्जांपल है हार्ट और ब्रेन, वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन भी इसी का एग्जांपल है, होमोलोगस का एग्जांपल है, अडेप्ट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम प्लांट में बात करते हैं, तो जैसे कि थोर्न, तो बोगनविलिया का थोर्न ले लो और कुकुरबिटा का टेंडर ले लो, ये भी होमोलॉगी शो करता है, ठीक है। होमोलॉगी किस पे बेस्ड है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे बेस्ड है। होमोलॉगी क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। एचडी से याद रखना, एचडी, एच फॉर होमोलॉगी, डी फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। और होमोलॉगी में कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है। वो दूसरी तरफ हम जाते हैं अगर एनालॉगी की तरफ, तो इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब मॉर्फोलॉजी सेम देखेगा लेकिन इंटरनली वाला स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स, बटरफ्लाई का विंग्स हो गया, बर्ड्स का हो गया, दोनों फ्लाइंग में काम आता है, ठीक है। लेकिन इंटरनली जो एनाटॉमिकली जो इसका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो देखो इसमें इंटरनली स्ट्रक्चर अलग है लेकिन काम एक ही हो रहा है फ्लाइंग करने का, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एनालोगस स्ट्रक्चर। और इसका मेन क्या होगा, कौन सा इवोल्यूशन ये होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखो दो अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर था तो अलग अलग काम करना चाहिए, नॉर्मल बात है, लेकिन काम एक ही कर रहा है तो कन्वर्ज हो रहा है ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कैसा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन काम फंक्शन सेम कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और सिमिलरिटी शो कर रहा है। अदर एग्जांपल एनालॉगी का बात करें तो हम क्या एसी से याद कर सकते हैं, ए फॉर एनालॉगी, सी फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। एच डी से याद कर सकते हैं, एच से होमोलॉगी और डी से डाइवर्जेंट, ए से एनालॉगी, सी से कन्वर्जेंट। अब अदर एग्जांपल एनालॉगी का कुछ एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। अब देखो आंख ऑक्टोपस का ले लो या मैमल्स ले लो, काम तो देखने का एक ही आ रहा है, दोनों काम क्या कर रहा है, देखने का काम कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर और दूसरा एग्जांपल है फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स और डॉल्फिन, ठीक है। इसी तरह इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है। अब प्लांट की, जैसे उसमें हम प्लांट की बात की तो इसमें भी एक प्लांट की बात कर लेते हैं। तो जैसे स्वीट पोटैटो हो गया और पोटैटो हो गया और सिंपल पोटैटो, दोनों का जो है किसके, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन, रूट का मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो किसका है स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो एनालॉगी तो ये अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, ठीक है। इस तरह अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो इस पैराग्राफ में ये बता रहा है, सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग द डाइवर्स और गिवन। अब जो है अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं थोड़ा वो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। इंग्लैंड का कहानी स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड में क्या था ना, जब 1850 की जब बात करते हैं, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, मतलब कोई भी इंडस्ट्री उतना ज़्यादा हाई पे नहीं थी, तो वहाँ पे जो मौत था वो वाइट मौत, जो वाइट विंग्ड वाला मौत था ना ट्री पे, वो ज़्यादा दिखता था, ठीक है। डार्क विंड वाला मौत और मेलानाइज्ड मौत नहीं, उतना नहीं दिखता था, ठीक है।
और इंक्लूशन ऑफ सेम एरिया, ठीक है। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया 1920 के बाद की बात करते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा पीक पे चला गया तो डार्क विंग्ड वाला मौत ज़्यादा हो गया और वाइट विंग्ड वाला मौत कम हो गया। तो जो प्रोपोर्शन था रिवर्स हो गया। ऐसा कैसे हुआ? तो ये नेचुरल सिलेक्शन पे ही बेस्ड है। इसमें क्या हुआ था ना, एक्सप्लेनेशन से कैसे दे सकते हैं कि जैसे देखो, पहले सोच लो कि पहले वाइट था, इंडस्ट्री से पहले क्या था, वाइट उसका जो ट्री है, कोई भी ट्री का स्टेम था वो थोड़ा वाइट टाइप का था, तो उसको वाइट वाला जो मौत था वो उस पर आसानी से छिप जाता था, ठीक है। बैकग्राउंड उसका वैसा सेम कलर का था, तो कंट्रास्ट कलर का था, तो वो छिप जाता था। लेकिन इंडस्ट्री आने के बाद क्या हो गया, उसका जो बैकग्राउंड था वो ब्लैक होने लगा। वो जो स्मोक सूट्स की वजह से उसका जो ट्री ट्रंक था वो का डार्क होने लगा, तो डार्क के पे वाइट विंग्ड वाला ज़्यादा दिखने लगा। तो प्रीडेटर को क्या चाहिए, जैसे दिखे अपना वो ठीक है, तो वो उसको खा लेता था। तो क्या हो गया, वाइट विंग मौत धीरे 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 ख़त्म होने लगा, ठीक है। प्रीडेटर क्यों? क्योंकि प्रीडेटर उसको जीने वो खा जाते थे, ठीक है। और डार्क विंड वाले फिर छिपने लगे, तो वो ज़्यादा सर्वाइव करने लगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाइट विंग्ड मौत ज़्यादा ग्रो किया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डार्क वाला ज़्यादा ग्रो कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये सब कैमोफ्लेज है ये, ठीक है। बैकग्राउंड के हिसाब से जो बैकग्राउंड में छिप जाता था उसको कम प्रेडेटर नहीं पकड़ पाते थे, जो बैकग्राउंड में नहीं छिप पाता था उसको पकड़ लेते थे, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो वाइट वाला तो वो ख़त्म हो गया है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, ठीक। वो भी रहेगा, लेकिन उसका क्वांटिटी, उसका जो काउंटिंग रेट है मेलानिक मौत का वो कम रहेगा, लेकिन रहेगा, वो मिक्स्ड पॉपुलेशन कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि एक नेचुरल सिलेक्शन में एक है कि जो ज़्यादा बेटर अडेप्टेशन वगैरह करेगा वो जल्दी से ज़्यादा सर्वाइव करेगा, उसका पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक वेरिएंट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि नॉर्मली कोई भी हर्बिसाइड अगर एक्सेस में हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो जो अगर लार्ज स्केल पे ज़्यादा टाइम बहुत देर से बहुत लॉन्ग टर्म्स यूज़ करते जा रहे हैं, कोई भी ड्रग्स हो गया, कोई भी हर्बिसाइड्स हो गया, तो सेल्स धीरे धीरे उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होते चला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोजेनिक रिएक्शन बोला जाता है। मतलब एंथ्रोजेनिक प्रोडक्शन के क्या हुआ कि जैसे मलेरिया का केस आया होगा, पता होगा आप लोगों को, डीडीटी एक टाइम था जब डीडीटी मलेरिया को ख़त्म करने के लिए डीडीटी यूज़ किया जाता था, मच्छर को मारने के लिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें मलेरिया जो मच्छर सब था वो सब रेजिस्टेंस होने लगा। तो ये सब क्या था, मतलब ह्यूमन बींग के द्वारा ये सब किया गया था, जिसके लिए इसे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब एक और बात है जो एनसीईआरटी का जैसे लास्ट इस पैराग्राफ के लास्ट पॉइंट में लास्ट थ्री लाइन्स में क्या है कि इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। इवोल्यूशन कोई सीधा साधा प्रोसेस नहीं है कि हाँ ये ऐसे से जा रहा है, ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। और ये बाय चांस प्रोसेस है, ये रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि किसको सेलेक्ट कर रहा है, कौन सेलेक्ट हो रहा है। मान लो किसी ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन हो गया, ये एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो रहा है, चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म, ये एक रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। ये बहुत सारा रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। इवोल्यूशन डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, एवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, और ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस है क्योंकि ये नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि चांस इवेंट के कारण जिसको सेलेक्ट कर लिया जाए, जिसको नहीं किया जाए, ठीक है। थैंक यू। अब इस पे जो है नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट डे आएगा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट जो है 7.4 व्हाट इज़ द एडेप्टिव रेडिएशन, ये नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। इसमें जो है ना, मतलब पूरा अच्छा से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ओके।